स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई सेल्फ मोनिका। और आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे शांता। शांता क्या होता है कि जिसकी मैंने आपको पहले भी अपने जो प्रीवियस क्लासेस है उसके अंदर भी बताया था। जैसे आप द्रवों के प्रवाह में जब वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर क्या करते हैं, परत बना करके प्रवाह करते हैं, तो द्रव के इस गुण को आप क्या कहते हैं, शांता कहते हैं। तो यही हम इस डेफिनेशन के अंदर भी देखेंगे कि जब कोई द्रव किसी स्थिर क्षैतिज पृष्ठ पर धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसकी भीतरी परतों में क्या होता है, पारस्परिक रूप से घर्षण होते हैं। ठीक है, इस कारण परतों के बीच एक बल कार्य करता है जिसे एक परत दूसरी परत की गति में अवरोध उत्पन्न करती है। यानी परत के बीच, उन परतों के बीच क्या होगा, एक बल कार्य करता है जिसके कारण एक परत दूसरी परत की गति को क्या करेगी, रोकने की कोशिश करती है। इस बल को आंतरिक घर्षण बल या इस बल को आप क्या कहते हैं, आंतरिक घर्षण बल या शान बल कहते हैं। क्या कहते हैं, शान बल कहते हैं। तथा द्रव के इस गुण को आप शांता कहते हैं। और एक और डेफिनेशन आप बता सकते हैं कि क्या हो सकती है, कि शांता किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण द्रव अपनी विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है तथा परतों के बीच लगने वाले मंदक बल को क्या कहते हैं, आप शान बल कहते हैं। यानी वो क्या कर रहा है, आपका जो शांता हो रहा है वो द्रव का कौन सा गुण आता है जिसमें क्या होता है, द्रव अपनी विभिन्न परतों के बीच गति का क्या करता है, आपेक्षिक गति का विरोध करता है। वो गुण क्या कहलाता है, द्रव का शांता कहलाता है। अब हम देखेंगे कि शांता के बाद क्या देखते हैं, आप शांता गुणांक देखेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में क्या देख सकते हैं कि आप कोई भी द्रव है उसे आप गिराते हैं तो क्या होगा, एक परत आपकी ए बनती है और एक परत बी बनती है। ठीक है, अब ये परत इस परत के ऊपर है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो क्षैतिज सतह से आपकी ए परत की डिस्टेंस है वो x है और बी परत की डिस्टेंस है आपकी x प्लस डी एक्स। यानी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो dx हो जाएगी। और जो आपकी ए परत है वो v वेग से प्रवाह करती है और बी परत जो है v प्लस डी एक्स वेग से क्या करती है, प्रवाह करती है। ठीक है, dv वेग से। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों परतों a तथा b के बीच क्या है, दूरी कितनी हो जाएगी, dx है, और उनका अपेक्षिक वेग क्या हो जाएगा, dv है। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच की वेग की डिस्टेंस, जो वेग में परिवर्तन है वो आपका dv हो जाएगा। तो अपेक्षिक वेग dv है, अतः वेग प्रवणता देखेंगे हम तो कितनी हो जाएगी, dv बाई dx होगी। न्यूटन के अनुसार बहते हुए द्रव की परतों के बीच में जो आपका अपेक्षित क्या लगता है, आपेक्षिक गति होगी, वो उसके कारण लगने वाला जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, शान बल। वो परतों के क्षेत्रफल के समानुपाती तथा परत की वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। यानी जो आपका शान बल होगा वो क्षेत्रफल के प्रोपोर्शनल होता है और जो उसकी वेग प्रवणता है उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू A dV बाई dx हो जाता है। जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल लगा देंगे और यहाँ पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है माइनस ईटा। ठीक है, और माइनस ईटा जो है वो एक क्या है, कांस्टेंट यानी नियतांक है, जिसे आप द्रव का शांता गुणांक भी कहते हैं। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह क्या है कि शान बल की दिशा द्रव के प्रवाह की दिशा की क्या होती है, विपरीत होती है, वो प्रदर्शित करता है। इसे द्रव के शान प्रवाह के लिए न्यूटन का नियम भी कहते हैं। इस आप ये लिख रहे हैं फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसके अनुसार लिख रहे हैं आप, शान प्रवाह के लिए न्यूटन का नियम भी कहते हैं आप इसको। अब इस इक्वेशन से आप क्या करते हैं, ईटा की वैल्यू निकालते हैं। तो ईटा की वैल्यू आप देख सकते हैं कि क्या होगा, इस इक्वेशन के अंदर हम परत का क्षेत्रफल 1 ले लेते हैं तथा परत के वेग प्रवणता भी कितनी हो जाएगी, dv बाई dx भी 1 होगी। अतः F इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ईटा। तो इससे आप वेग क्या हो जाएगा आपका, किसी द्रव का शांता गुणांक इकाई क्षेत्रफल की परत पर लगने वाले स्पर्श रेखीय शान बल के बराबर होता है जब परतों के बीच क्या हो, वेग प्रवणता कितनी हो, इकाई यानी 1 हो।
तब ये क्या हो जाएगा, शान बल के बराबर हो जाता है। अब हम देखते हैं कि शान बल की विमीय सूत्र देखेंगे। तो शान बल का विमीय सूत्र क्या होता है, M L-1 T-1 होता है, तथा इसका शांता गुणांक का जो CGS पद्धति में मात्रक होता है वो होता है डाइन सेकेंड प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, और इससे आप क्या कहते हैं, पायस भी कह सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि रेनाल्ड संख्या क्या होती है। तो रेनाल्ड संख्या के लिए हम देखेंगे कि क्या हो जाएगा आपका, रेनाल्ड के अनुसार किसी क्षैतिज केश नली में शांत द्रव के प्रवाह का क्रांतिक वेग Vc द्रव के शांता गुणांक ईटा के समानुपाती होता है। Vc किसके इक्वल हो जाएगा, जो क्रांतिक वेग के वेग में क्या होगा, Vc वो द्रव के शांता यानी ईटा के समानुपाती होता है, और द्रव के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी द्रव का जो भी घनत्व होगा, यानी जितने द्रव का घनत्व होगा उसके क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा केश नली त्रिज्या आर के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी रेनाल्ड संख्या के लिए हम रेनाल्ड के अनुसार, रेनाल्ड क्या है, वैज्ञानिक है, उनके अनुसार आप क्या कह सकते हैं कि जो क्षैतिज केश नली है उसमें शान द्रव के प्रवाह का क्रांतिक वेग जो होता है, क्रांतिक वेग मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि जिस वेग के बाद जब तक आपका द्रव धारा रेखीय प्रवाह करता है तब तक तो उसका वेग एक क्या रहता है, निश्चित रहता है, और निश्चित मान के बाद जब उसका वेग बढ़ता है तो वो क्या हो जाता है, विशुद्ध प्रवाह में परिवर्तित हो जाता है। तो उस जो आपका निश्चित मान से बनने के बाद जो वेग होता है वो कौन सा वेग हो जाएगा, क्रांतिक वेग हो जाएगा। और ये जो क्रांतिक वेग Vc है वो द्रव के शांता गुणांक यानी ईटा के समानुपाती तथा द्रव के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती और केश नली की त्रिज्या यानी आर के भी क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उससे आप लिख सकते हैं इसको फॉर्मूले के तौर पे, क्या आ जाएगा आपका, Vc प्रोपोर्शनल टू ईटा बाय रो इंटू आर हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वापस क्या हो रहा है, आपका प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे जो कि कांस्टेंट हो जाएगा आपका स्मॉल के। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Vc इक्वल्स टू के ईटा बाय रो आर हो जाता है, जहाँ पर k क्या है, आपका नियतांक है, और इस नियतांक को, k नियतांक को ही आप क्या कहते हैं, रेनाल्ड संख्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करते हैं, रेनाल्ड संख्या का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, k को आप यहीं रहने देते हैं, रो r को आप Vc के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, k इक्वल्स टू Vc रो r, और ईटा क्या हो जाता है, डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पर डिवाइड बाय ईटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, आपका रेनॉल्ट संख्या का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि रेनॉल्ट संख्या आ गई। अब रेनॉल्ट संख्या का महत्व भी देखेंगे हम कि रेनॉल्ट संख्या आने से आपको क्या बेनिफिशियल्स होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे आप, क्या होगा कि यदि k का मान यानी रेनॉल्ट संख्या का मान क्या हो, 0 से 2000 यानी 2000 के बीच हो, कहाँ से कहाँ तक हो, 0 से 2000 के बीच हो, तो द्रव का जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है, धारा रेखी प्रवाह होता है। कैसा होगा, धारा रेखी प्रवाह, यानी द्रव कैसे प्रवाह हो रहा होगा, एक ही लाइन के अंदर प्रवाह होता है। ठीक है, और अगर आपका रेनॉल्ट संख्या का मान क्या हो जाए, 2000 से बढ़कर के 3000 के बीच आ जाए, यानी 2000 और 3000 के बीच होता है, तो द्रव का मान प्रवाह क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाता है। यानी वो क्या करने लग जाता है, विशुद्ध प्रवाह के अंदर बदलने लगता है। अस्थायी बता रहे हैं इसलिए इसको ये भी कह सकते हैं कि धारा रेखीय से आपका जो द्रव का प्रवाह है वो कैसे चेंज हो रहा है, विशुद्ध प्रवाह में बदल जाता है। एकदम से चेंज होगा तो फिर उसके बाद वो देख सकते हैं। अब आप क्या कह रहे हैं कि 2000 से 3000 के बीच में तो उसका मान क्या हो रहा है, धारा रेखीय से विशुद्ध प्रवाह में चेंज हो रहा है।
तो 3000 के बाद क्या होगा? तो 3000 के बाद आप देख सकते हैं कि वो जो द्रव है उस द्रव का प्रवाह बिल्कुल निश्चित रूप से क्या हो जाता है? विशुद्ध हो जाता है। ठीक है, यानी उसमें आपका कोई द्रव का कण ऐसे जा रहा होगा तो कोई ऐसे जा रहा होगा, कुछ ऐसे जा रहा होगा। ठीक, पूरी तरीके से क्या हो जाता है? विशुद्ध हो जाता है 3000 के बाद। तो यहाँ पर आप रेनॉल्ड्स संख्या का महत्व समझ आ ही गया होगा आपको। तो कैसे समझ में आया कि 0 से अगर 2000 के बीच में रेनॉल्ड्स संख्या का मान आ रहा है, इसका मतलब द्रव का प्रवाह कैसा होगा? धारा रेखीय होता है। अगर 2000 से 3000 के बीच में होगा तो वो अस्थायी होगा, और अस्थायी का मतलब धारा रेखीय से वो विशुद्ध में बदल रहा है। ठीक है, और जैसे ही 3000 से ऊपर हो जाता है आपका के का मान यानी रेनॉल्ड का मान, तो द्रव का प्रवाह जो है वो निश्चित रूप से क्या हो जाता है? विशुद्ध हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद एक और मैं बता देती हूँ कि जो आपका शांता गुणांक है, क्या होगा आपका यहाँ पर? शांता गुणांक आपका डिपेंड हो रहा है आपके क्षेत्रफल और उसके वेग प्रवणता पर। तो यहाँ पर जितना द्रव क्या होगा? गाढ़ा होगा, उसका शांता क्या होगा? उतना ही अधिक होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका। और जैसे कि कौन कौन से द्रव का शांता अधिक होता है, शांता गुणांक अधिक होगा, और किन किन का शांता गुणांक कम होगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि पानी हुआ, ठीक है, और कोई भी लिक्विड पदार्थ जो होते हैं आपके, पानी, वो क्या होते हैं आपके? पानी जैसे लिक्विड। ठीक है, तो वो जो होते हैं उनका शांता क्या होता है? कम होता है, तो उसका शांता गुणांक का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन जैसे शहद होती है, क्योंकि शहद में क्या होती है? परतें, उनके बीच उनका जो लिक्विड होता है शहद का, वो लिक्विड शहद जो होती है वो गाढ़े लिक्विड की होती है, यानी उनके बीच में क्या होता है? शांत बल अधिक लगता है, और उनके शांता गुणांक का मान भी क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। शहद होगा आपका, और क्या हो सकता है आपका? और एक और बात है कि जो आपका पानी होता है वो वायु की अपेक्षा उसका शांत बल या शांता गुणांक अधिक होता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि आप जब भी गति करते हो तो वायु में गति करना इजी होता है अपेक्षाकृत आपके पानी में गति करने की अपेक्षा। तो यानी पानी का शांता गुणांक क्या होगा? वायु की अपेक्षा अधिक है, लेकिन शहद की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।